हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए जिनका सेविंग्स अकाउंट है किसी भी बैंक में। हाउ मेनी सेविंग्स अकाउंट यू कैन हैव, आप कितना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं चाहे वो कितना भी बैंक्स में हो। हाउ मेनी सेविंग्स अकाउंट यू नीड, हम जानेंगे कि आपके ज़रूरत के हिसाब से कितना सेविंग्स अकाउंट आपका एटलीस्ट होना चाहिए। ट्रांजैक्शन लिमिट, कैश डिपॉजिट या विड्रॉल का कितना हो सकता है पर एनम या फिर पर डे। डिजिटल ट्रांजैक्शन लिमिट आपका क्या होता है। 5 नंबर पे जानेंगे कि बैलेंस मेंटेन आपका जो अकाउंट है सेविंग्स अकाउंट का वो कितना होता है। और 6 में जानेंगे कि लीगल प्रोसेसेस क्या होता है जब भी आप एक्सीड कर देते हैं इन लिमिट्स को। और लीगल प्रोसेसेस के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये लीगल प्रोसेसेस क्यों होता है, आपको कैसे हैंडल करना चाहिए और क्या क्या प्रोसेसेस हैं जिनको मेंटेन करके आप इस लीगल प्रोसेसेस को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे और एटलीस्ट मेंटेन कर पाएंगे ऐसे अकाउंट को ताकि आपको लीगल प्रोसेसेस फेस नहीं करना पड़े। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, दिस इज़ अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग एंड इन्फो। इस वीडियो में ये जो इन्फॉर्मेशन है सभी कुछ अगर आपको जानना है तो पूरा वीडियो को डिटेल में आप देख लीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है या फिर आप जानना चाहते हैं। तो मैक्सिमम कितना तक आप सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। गाइस, आरबीआई और आरटीआई के हिसाब से ये कोई रेगुलेशन में नहीं आता है। आप चाहे जितना भी अकाउंट हो वो खोल सकते हैं, लेकिन वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और आरबीआई ये बताता है कि आपने जितना भी अकाउंट खोला है उसको एक्टिव मोड में रहना चाहिए, मतलब आपका उसमें ट्रांजैक्शन होना चाहिए, वो डॉर्मेंट में नहीं आ जाना चाहिए। अगर डॉर्मेंट हो चुका है तो बैंक आप उसको क्लोज़ कर सकता है। अगर डॉर्मेंट नहीं है तो कोई भी अकाउंट में आपको कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं मेंटेन किया करना होगा या फिर आरबीआई की तरफ से भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप 10, 12, 15, 50 तक अकाउंट खोल लें या फिर जितना भी अकाउंट खोले, जितना भी बैंक्स में आप खोल सकते हैं। एक पर्सन को सेविंग्स अकाउंट कितना एटलीस्ट होना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर। डेली ट्रांजैक्शन आपका कितना होता है, मंथली ट्रांजैक्शन आपका कितना होता है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये आपका मेंटेन करना चाहिए। अगर आपका दिन में कोई भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन ही नहीं होता, महीने में भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तब तो एक अकाउंट में आपका चल जाना चाहिए। और ये ठीक भी है क्योंकि आपको चार्जेस भी कम लग रहा है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना होता है, डेली आपका बैंक अकाउंट यूज़ होता है, चाहे डिजिटली हो या फिर ऑफलाइन में हो, तो आपको एटलीस्ट 2 से ज़्यादा मोर देन 2 आपका अकाउंट रहना चाहिए। या फिर मैं रिकमेंड करूँगी कि यही आपको करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉजेस हो, चाहे वो केवाईसी हो या फिर दूसरा कोई कॉज हो, ये आपका कभी भी बंद हो जा सकता है अकाउंट। तो एक अकाउंट अगर काम ना करे, नेटवर्क का कोई इशू हो, नेट बैंकिंग का इशू हो, तो दूसरा जो सपोर्टिव अकाउंट है या फिर दूसरे सपोर्टिव अकाउंट में भी आपका कोई दिक्कत आ रहा है, तो तीसरा या चौथा वाला जो अकाउंट है वो आपको हेल्प करेगा उस टाइम में। तो आपको ध्यान में रखना चाहिएगा इसकी, अगर आपने डेबिट कार्ड ले लिया है वो आप यूज़ करते हैं और ज़्यादातर बैंक्स में ही तो आपको इसमें चार्जेस वगैरह लगता है, तो मेंटेन करने के लिए आपका जो एनुअल चार्जेस वगैरह है डेबिट कार्ड का हो या फिर एसएमएस का हो वो तो आपको लग रहा है। और ज़्यादातर बैंक्स में अभी आपको मिनिमम बैलेंस भी रखना होता है, तो उसका भी तो एक चार्जेस होता है। अगर नहीं रखते हैं तो पेनल्टी भी देना होता है और जीएसटी भी कटता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए अगर आपका रिक्वायरमेंट फिर भी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा अकाउंट खोल सकते हैं। मिनिमम 3 या 4 अकाउंट आपके लिए सही रहना चाहिए। एक अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिमिट आपका कितना है। गाइस, सेविंग्स अकाउंट में या फिर आपका 2 या 3 अकाउंट, हमेशा ही अकाउंट का जो एडिशन का सिंपल सा फॉर्मूला है वो है क्यूमुलेटिव, मतलब आपका जितना भी अकाउंट है सबको एक करके काउंट किया जाता है। तो आपका लिमिट कितना बनता है। बैंक और आरबीआई के रेगुलेशंस के हिसाब से ये आपका 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट नहीं होना चाहिए या फिर कैश विड्रॉल भी नहीं होना चाहिए 10 लाख के ऊपर। अगर अभी मान लिया जाए कि आप एक छोटे से इनकम होल्डर हैं, आपका टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो अगर आपने 10 लाख डिपॉजिट कर लिया तो क्या आपको नोटिस नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि अचानक से आपका एक ह्यूज सा डिपॉजिट हो गया है। तब आपको क्या करना होगा, आपको जस्ट उस अकाउंट का जो डिपॉजिट आपका हुआ है
उसका सोर्सेस आपको जस्ट बताना होगा। इसके रिगार्डिंग और भी कोई रीज़न नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो ट्रांजैक्शन वगैरह रेगुलर हो जाता है तब आपको जाकर ट्रांजैक्शन का सोर्सेस बताना होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ITR फाइल करना होता है। तो ये था कैश डिपॉजिट का टर्म्स। लेकिन डेली जो लिमिट आपका होता है वो आप कभी भी 2 लाख से ज़्यादा इंक्रीज़ मत कीजिएगा अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं। तो अगर आप इंक्रीज़ कर देते हैं तो यहाँ पर चांसेस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि इनकम टैक्स आपको लीगल नोटिसेस भेजेगा। अभी जो चीज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हमारा लिमिट कितना होना चाहिए? UPI, NEFT, RTGS ये सब वगैरह अगर हम लोग करते हैं तो कितना ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं महीने में या फिर दिन में? इसका भी गाइस कोई भी लिमिटेशन नहीं है। वो अकाउंट के हिसाब से आपका हो सकता है, लेकिन मैं अकाउंट की तरफ से नहीं जा रही हूँ। मैं सिंपल तरीके से बोल रही हूँ कि रेगुलेशंस और ITI का नियम क्या है। आपको अगर कोई लीगल जो कॉम्प्लिकेशंस है वो फेस करना होता है या नहीं। तो यहाँ पर भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस आप अपना सोर्सेस ठीक रखिए। उसके बाद समझ लीजिए कि कोई आपका फ्रेंड है जो UPI में आपको 10 लाख रुपए भेज दिया है, या फिर 3 बार 4 बार या 5 बार ट्रांजैक्शन करके 10 लाख रुपए भेज दिया है, तो आपको ज़रूर इनकम टैक्स से लीगल नोटिस आ सकता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका सोर्सेज बताइए, फ़ंड का सोर्सेज बताइए। अगर आपने बता दिया है हाँ ये सोर्सेज है, ये जो हमारा ये दोस्त है इसके घर में हमें ये पैसा भेजना है इसलिए इसने दिया है, और प्रोमिनेंट एक कॉज आपको देना होगा, और फेस करने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो आपको करना होगा, तब जाकर ये एकदम ठीक हो जाता है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो यहाँ पर भी डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा है और आपको कोई लिमिटेशन भी नहीं फॉलो करना हो रहा है। अभी आपके अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में आप कितना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं साल में या महीने में? बैलेंस आप कितना भी मेंटेन कर लीजिए, आपका जितना डिपॉजिट पहले साल में था, सोच लीजिए पहले साल में आपने 2 लाख डिपॉजिट किया था, इस साल में फिर से आपने 2 लाख डिपॉजिट कर लिया, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट बना है जो जाकर अभी आपका 4 लाख या 4.5 लाख बन चुका है, तो उसमें से आप फिर से डिपॉजिट कर लीजिए। तो इसका कोई भी चक्कर आपको नहीं है, मतलब कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है कि इतना ही आपको बैलेंस मेंटेन करना है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। आप जितना भी बैलेंस मेंटेन कर लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा अचानक से अगर आपका ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाता है तो सेम चीज़ ही है कि आपको यहाँ पर फ़ंड का सोर्सेस दिखाना होगा। अगर आप ITR फाइल करते हैं, समझ लीजिए कि आप 25 लाख का एक ITR फाइल करते हैं, तो उसके बाद में आप 25 लाख डिपॉजिट कर लीजिए, आप 25 लाख के ऊपर आपका बैलेंस रख दीजिए, कोई चार्जेस नहीं लगेगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप 25 लाख का एक ITR करते हैं लेकिन आपने 50 लाख का बैलेंस रख दिया है और इसी साल में रखा है, दूसरे कोई फिनेंशियल ईयर में नहीं, तो ये जाकर काउंट होगा कि अचानक से इतना ज़्यादा पैसा आपके पास में कहाँ से आया, है ना। तो ये चक्कर होता है बैलेंस मेंटेन का भी। तो मेंटेन भी ऐसे कीजिए जितना आपका ITR है, जितना आपका इनकम है, उसके ऊपर डिपेंड करके। अभी एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आपका एक ज़मीन है जो आपने सेल कर दिया है, वहाँ से आपको 25 लाख का एक फ़ंड मिला है, आप ITR फाइल नहीं करते हैं, तो इस पैसे को आप क्या करेंगे? क्योंकि ये आपको कैश में मिला है, इसको आप डिपॉजिट कर लीजिए बैंक में, आपके सेविंग्स अकाउंट में ही। इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, लीगल प्रोसेस आपको हो सकता है, तब आपको जाकर जो आपका सेल डीड है वो प्रोड्यूस करना होगा कि सर देखिए हमने ये सेल डीड लिया है, मतलब हमारा ज़मीन हमने सेल कर दिया है, इसके थ्रू में हमें ये पैसा मिला है, तो ये हमारा चार्जेबल नहीं है। तब जाकर जो भी चार्जेस हैं या फिर TDS हैं वो जो लगेगा वो तो लीगल से ही है, मतलब आपको कोई दिक्कत यहाँ पर भी नहीं होने वाली है। ओके, अब याद है कि लीगल प्रोसेस को अगर आप एक्सीड कर देते हैं, ये जो विड्रॉल का लिमिट है, ये जो ट्रांजैक्शन का लिमिट है, इसको अगर विड्रॉल में आप कभी भी, कैश में, डिपॉजिट में कभी भी एक्सीड कर देते हैं, ज़्यादा हो जाता है, तब आपका क्या होता है, कितने दिनों में ITR जो IT सेक्टर है वो आपको नोटिस भेज सकता है या इसके ऊपर कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है। तो गाइस इसमें एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि आप अगर समझ रहे हैं कि ये 2-3 महीने का, 4 महीने का या 1 साल का हार्डली केस है, तो ये ऐसा नहीं है। IT डिपार्टमेंट जो है ये आपको एक लॉन्ग टर्म में फॉलो करता है। सभी अकाउंट होता है जो विजिलेंस के अंदर में आता है। अभी अचानक से आपका कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो जाता है और वहाँ पर ये देखने के बाद
कई दिनों तक या फिर कई महीनों तक ये देखा जाता है। उसके बाद में विद इन 6 ईयर्स देखा जाता है कि 6 ईयर्स जो मैक्सिमम लिमिट है, ये 6 ईयर्स के अंदर आपको वो नोटिस मिल सकता है जो आपने समझ लीजिए 50 लाख का एक ट्रांजैक्शन आपने कर लिया था कभी, वो 6 साल तक आपको संभाल के रखना होगा। अगर आपने 2021 में ये ट्रांजैक्शन किया है तो 2027 तक आपको वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको ठीक ठाक से रखना होगा, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट आपको कभी भी इसके लिए मांग सकता है, ये डॉक्यूमेंट शो कॉज कर सकता है। ओके, और कब ज़्यादातर ये करता है, आपका लिमिट एक्सिट हो चुका है और एक ही बार एक्सिट हो चुका है, उसके बाद में कभी भी एक्सिट नहीं हुआ है, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि ऐसा कोई जो लिमिटेशंस क्रॉस आपने किया है इसके लिए कोई वायलेशंस का आपका फाइल्स वगैरह या फिर इश्यूज़ वगैरह, नोटिस वगैरह आपको नहीं भेजा गया है। लेकिन ये जब आपका कंटिन्यूस हो जाता है, अचानक से कंटिन्यूस सस्पिशियस जो अकाउंट डीलिंग्स होता है, वो होने से ही ज़्यादातर नोटिस सर्व किया जाता है। और तब जाकर आईटी सेक्टर में एक ही चीज़ आपको पूछा जाता है, सर व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ योर फंड, आपको कहाँ से ये पैसा मिला है, शो कीजिए, प्रूफ दिखाइए। अगर आप प्रूफ दिखाने के काबिल होए तो आपको कोई भी लीगल प्रोसीडिंग में नहीं जाना होगा, आप वहाँ पर ही ये चैप्टर स्टॉप्ड हो जाएगा। अगर वो चैप्टर आपने नहीं शो कर पाया और वो चैप्टर आपका मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ उन लोगों के हिसाब से, तब जाकर कुछ लीगल प्रोसेसेस आपको फॉलो करने होंगे। इसीलिए आप हमेशा अकाउंट को ऐसे ही रखिए, जितना आपका इनकम है, जितना आप आईटीआर फाइल करते हैं उसके हिसाब से आप अकाउंट को मेंटेन कीजिए। लेकिन हमेशा ही याद रखिए आप क्यूमुलेटिव हिसाब से ही इसको करेंगे। आपका जितना अकाउंट है उसको सबको मिलाकर एक जो पैन कार्ड है उसके अंडर जितना भी अकाउंट है वो सेम होगा। अगर आपका ऐसा लग रहा है कि आपका जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जा रहा है तो आप अपने स्पाउस के अकाउंट में तो वो डाल दीजिए, अगर उनका लिमिट ठीक है तो ऐसे आप डिवाइड करके किसी भी अकाउंट में डाल दीजिए, तो आपका जो ये लिमिटेशंस हैं वो बढ़ जाता है और आपका जो चांसेस हैं लीगल प्रोसेस से गुजरने का वो भी कम हो जाता है। और मैं हमेशा ही ये रिकमेंड करती हूँ कि आप 6 ईयर्स का बैलेंस शीट मेंटेन कीजिए। बैलेंस शीट के हिसाब से यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ, आप किसी भी सेक्टर से हो, चाहे वो सैलरी अकाउंट होल्डर हो या फिर आप बिजनेस क्लास हो या फिर कोई भी हो, आपका जो स्टेटमेंट है बैंक का वो आप ठीक ठाक से रख दीजिए खुद के पास में, क्योंकि कभी कभी बैंक का भी स्टेटमेंट नहीं मिलता है, तो आप खुद के पास में डायरी में वो मेंटेन कीजिए। एटलीस्ट 6 साल का कंटिन्यूअस में आप इसको रख दीजिए, तो कभी भी अगर कोई भी इशू आपको हो तो आप तुरंत ये इसको प्रोड्यूस कर सके और उसी तरह से प्रूफ के साथ आप इसको फेस भी कर सकें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, पसंद आने पर एक लाइक की कामना मैं ज़रूर करूँगी। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस, थैंक यू।